हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर एंड हियर आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने बात की लेजिस्लेचर के बारे में, पार्ट 2 था एग्जीक्यूटिव को लेकर, एंड पार्ट 3 जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसमें हम जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। तो जुडिशरी बेसिकली किसी भी कंट्री में जब जुडिशरी की बात होती है तो इसका हम एक मतलब ये समझ सकते हैं कि जुडिशरी मीन्स जो लॉज को डिसाइड करे कॉन्स्टिट्यूशनली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, एंड सेकेंड इज जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जुडिशरी में ही आती हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर जुडिशरी की हम बात करते हैं तो यहाँ हम एक सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, एक हाई कोर्ट, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो हमारे सामने आता है। तो क्या क्या ऐसा होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी में, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। तो पहला जो फंक्शन है जुडिशरी का वो होता है इट इंटरप्रेट्स द लॉज। वो सारे लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जिन्हें एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट किया है, उन लॉज को इंटरप्रेट करना, या फिर अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो क्लियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो साइलेंट है, ठीक है, उन लॉज को इंटरप्रेट करना, ये दैट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो जुडिशरी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है या फिर जो साइलेंट हैं उन्हें इंटरप्रेट करना। ओके, तो ये जुडिशरी का मेन फंक्शन है। देन सेकेंड इज प्रोटेक्टर ऑफ सिविल राइट्स। जुडिशरी को हम सिविल राइट्स का प्रोटेक्टर कह सकते हैं, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन थर्ड इज डिसाइड द केसेस। अब केसेस हो सकते हैं बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। सो ये जितने भी केसेस होते हैं वो उन सभी केसेस को सॉल्व करना, उनका डिसीजन देना, ये वर्क होता है जुडिशरी का। देन कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये जुडिशरी का एक मेन फंक्शन होता है। हम इंडिया के रेफरेंस में ले सकते हैं इसको, कि जब इंडिया में किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो क्या करता है, फर्स्ट वो अपने सिटी का जो भी कोर्ट होगा वहाँ जाएगा, या फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो यहाँ में बेसिकली एक इस तरह का एक हायरार्की सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं वो हमें दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, या फिर आप इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये एक हायरार्की सिस्टम होता है जो इस तरह से जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, किया जा रहा है, तो वो इस कंडीशन में अपने राइट्स के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका लगा सकता है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। ठीक है, तो यहाँ जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये मेन फंक्शन होता है जुडिशरी का। सो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिसाइड्स द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फेडरेशन। तो फेडरेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। फेडरेशन का मीन्स यहाँ ये होता है कि जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। ठीक, सो नेक्स्ट फंक्शन इज एडवाइजरी।
तो जुडिशरी का एडवाइजरी जो फंक्शन है, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसकी बात कर लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनके पास पावर होता है कि वो जुडिशरी से एडवाइस ले सकते हैं, और जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट उसके पास उसका ये फंक्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे। इट्स नॉट कंपलसरी कि प्रेसिडेंट को की बाउंडेशन हो जाती है कि वो इस एडवाइस को माने ही, इसके साथ ही जो जुडिशरी है वो भी यहाँ पर उसके लिए भी बाउंडेशन नहीं है कि वो एडवाइस दे ही, बट इसका फंक्शन होता है उसको एडवाइस देनी है। सो नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी आप देख सकते हैं, कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं, जस्ट लाइक आप देखते हैं अपॉइंटमेंट्स करना, सो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को इसलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखना या कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पार्ट्स हैं उनको सेफ रखना यहाँ पर जुडिशरी का फंक्शन होता है। आप इसके लिए देख सकते हैं मारबरी बनाम मेडिसिन केस। तो आफ्टर दिस केस काफ़ी सारे जो लॉज थे उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, तो उसको इलीगल डिक्लेयर करना ये काम होता है जुडिशरी का। आप देख सकते हैं कि केशवानंद भारती का केस हुआ था, इसमें बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है उसने ये कहा था कि कुछ जो भी चेंजेस होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किए जा सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ये कंडीशन थी कि कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ केशवानंद भारती का जो केस था वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ जो जुडिशरी है उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। किसी भी कंट्री में इफ़ जुडिशरी इज़ नॉट फ्री, इट विल नॉट एबल टू गिव डिसीजंस अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट्स को सेव करना है तो यहाँ हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बरकरार रखना होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हम देखते हैं कि कई सारे कंट्रीज़ में अलग अलग मोड्स हैं जिनके थ्रू जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो होता है। यहाँ हम बेसिकली 3 मोड्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्टेड बाय पीपल, सेकेंड इज इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, and third is appointed by executive. So there are 3 modes of election and appointment of judges. ठीक है, तो ये जो 3 मोड्स हैं यही बेसिकली अभी इस टाइम प्रचलित हैं पूरे वर्ल्ड में। सो नेक्स्ट इज लॉन्ग टेनर। अगर जजेस को उनका शॉर्ट टर्म होता है तो वो एक स्टेबिलिटी उनके काम में नहीं आ पाती है। उनका सारा जो टाइम है, जो शॉर्ट टर्म है उनका, वो स्टेबिलिटी में ही निकल जाता है। तो यहाँ जजेस का एक लॉन्ग टेनर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। तो यहाँ उनको सिक्योरिटी मिलती है सर्विस की। एग्जीक्यूटिव उनको टर्मिनेट नहीं कर सकती है, हटा नहीं सकती है। इनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। ओके, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं, वैसे ही किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अगर हटाना हो तो इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज एडिक्वेट सैलरी ऑफ द जजेस। इनकी जो भी सैलरी होती है, एक अच्छा अमाउंट इनको सैलरी का मिलता है, जो भी अलाउंसेस इनको मिलते हैं उनमें कोई भी चेंजेस इनके कार्यकाल के दौरान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक
एडिक्वेट सैलरी जजेस को मिलती है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देन नेक्स्ट इज हाई क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, दोनों के लिए ही एक हाई क्वालिफिकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो जो भी डिसीज़न देंगे उन डिसीजंस में उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो माइंडसेट है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उनकी जो भी थिंकिंग है, उनका जो भी इसको हम कह सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो जो भी डिसीजंस वो देते हैं उसमें उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके लिए यहाँ हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एक बहुत ही जो इसेंशियल फंक्शन माना, इसेंशियल जो पॉइंट माना जाता है वो होता है हाई क्वालिफिकेशन। सो नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से फ्री रखना यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं जुडिशरी की, बिकॉज एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस नाउ इट इज़ जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं आपको हर जगह मिलता है। ठीक है, लेजिस्लेचर, अगर जब हमने बात की थी लेजिस्लेचर की, तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर। तो डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर क्यों हुआ? बिकॉज एग्जीक्यूटिव की पावर्स जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, लेजिस्लेचर की पावर्स में इजाफा हुआ, बट एग्जीक्यूटिव की पावर्स में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हुआ, जो रीज़न बना डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से दूर रखना है, और तभी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम इंडिया में भी देखते हैं कि जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक पॉइंट मान सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जितने भी जजेस होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हैं। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जब जुडिशरी की बात हो रही है तो हम यहाँ जुडिशियल रिव्यू की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन केस में जुडिशियल रिव्यू शब्द का यूज़ किया गया था। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है इसको कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जुडिशरी को, इंडियन जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर्स देते हैं। आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आर्टिकल 13, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडियन जुडिशरी है, उसे जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। देन हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 32, जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका की बात करता है, तो ये भी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो जुडिशरी को देता है। देन आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 227 है। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स यहाँ जो मैंने शो कर रखे हैं, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर्स देते हैं इंडियन जुडिशरी को। ओके, तो जब जुडिशियल रिव्यू की बात हुई है तो हम जुडिशियल एक्टिविज्म को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1947 में, जनवरी 1947 में आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने फॉर्च्यून मैगजीन में एक अपना आर्टिकल पब्लिश कराया था, द सुप्रीम कोर्ट। तो इस आर्टिकल में उन्होंने फर्स्ट टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म वर्ड को यूज़ किया था। ओके, और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये जो वर्ड है वो 1970 में आया, जुडिशियल एक्टिविज्म। और इसमें जो न्यायमूर्ति भगवती थे, इनके साथ न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी थे, इसके साथ ही अय्यर, जो न्यायमूर्ति अय्यर थे, इस तरह से ये जो जजेस थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक पार्ट है, वो है PIL। तो PIL से रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड मेरा एक प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है,
तो कोई भी सिटीज़न PIL सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किस तरह से दाखिल कर सकता है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ जुडिशल एक्टिविज्म का ही एक पार्ट होता है PIL, जो जुडिशल एक्टिविज्म का ही एक रूप आप इसको कह सकते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें PIL की, तो यहाँ फर्स्ट जो केस था वो था हुसैन आरा खातून का। दिस इज फर्स्ट PIL केस इन इंडिया। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। तो जब इम्पोर्टेंस की इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की, हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिस्कस किया, हमने फंक्शंस ऑफ जुडिशरी डिस्कस किया, है ना, वी डिस्कस्ड अबाउट जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल रिव्यू, PIL, इतनी सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जुडिशरी किस हद तक इम्पॉर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर किसी भी कंट्री में जुडिशरी की इम्पोर्टेंस का पता लगाना है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स किस हद तक सेफ हैं। तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, वहाँ से हमने 3 वर्ड्स लिए थे, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये तीनों जो वर्ड्स थे वो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ ऐसे सिटीजन्स को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो हम जुडिशरी की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ इस तरह से पता कर सकते हैं कि वहाँ उनके इन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, उनके इन राइट्स को छीना या कम तो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर चाहे वो ब्रिटेन की ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो या फिर अमेरिका का जो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हम देखते हैं, जिनको हमने फॉलो किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको वहाँ से लिया है, तो यहाँ हम देखते हैं कि उनकी सेफ्टी को बरकरार रखा जाए। तो उनकी सेफ्टी कब होगी, जब इंडिपेंडेंस होगी जुडिशरी की, ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। तो बेसिकली अगर आप इम्पोर्टेंस जुडिशरी की आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ कुछ डेफिनेशंस देख सकते हैं। आप लॉर्ड ब्राइस की डेफिनेशन देख सकते हैं, आप गार्नियर की डेफिनेशंस को यहाँ देख सकते हैं। तो ये दोनों ही डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई थिंक आज का ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और फाइनली हमने अपना ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो पार्ट 3 है, इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फॉर माय अपकमिंग वीडियोस, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।